अब हम लोग केवल पार्ट्स को नहीं पढ़ेंगे, पार्ट के साथ में भारत के संविधान के भाग के साथ में हम इनके जो आर्टिकल्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी हम इन्हीं के साथ देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन सा पार्ट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, और उसके साथ में कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उन पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1। देखिए पार्ट 1 जो था हमारा वो क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, संघ और उसके क्षेत्र। तो आर्टिकल 1 to 4 के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आया है, वो है नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश, उनके नाम, सीमा में परिवर्तन। तो ये जो पूछा जाता है चेंज इन नेम, बाउंड्री एटसेट्रा, ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना या इनकी सीमा में, क्षेत्रों में परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 3। तो 1 to 4 में हमें सिर्फ एक आर्टिकल पे ध्यान देना है, वो है आर्टिकल 3। ठीक है, नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश, नाम, सीमा, क्षेत्र, इन सब में जो परिवर्तन है वो आर्टिकल 3 में है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं, फिर मैं आर्टिकल में आपको दिखा भी दूंगा ये सारी चीजें। आर्टिकल का एक पीडीएफ मैंने आपको सेंड भी किया है अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये हो गया पार्ट। अब जैसे आपसे पूछे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो आर्टिकल 1 क्या है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का संघ है। ये कहां कहा गया है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। पार्ट सेकंड पर आते हैं, तो पार्ट सेकंड या भाग 2, तो नागरिकता 2। अब नागरिकता दोगे तो 1 to 4 तो हो ही चुका है, तो 5 to 11 के बीच में सिटीजनशिप या नागरिकता की बात की जाती है। और इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो आने वाला क्वेश्चन है 5 to 11 के बीच में, वो है आर्टिकल 9। तो 9 के अंतर्गत क्या है, नागरिकता की समाप्ति, एबोलिशमेंट ऑफ सिटीजनशिप या एबोलिशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की समाप्ति। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, उसी क्षण आपकी भारतीय नागरिकता या सिटीजनशिप समाप्त हो जाती है। ठीक, ये हो गई बात आपकी आर्टिकल 9 की। इसके बाद पार्ट 3, तो पार्ट 3 है आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। अब आप लोग सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। और आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार आते हैं। तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स हैं। और अगर हम देखें कि मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। कितने, 7। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार हैं, तो 6 हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा मौलिक अधिकार अब समाप्त कर दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार जो था उसे फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को। और ये अब 44 अमेंडमेंट से हटाया गया था 1978 से। पहले ये 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में था। कहाँ था आपका ये, तो हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, और मौलिक अधिकारों मैंने आपको क्या बताया, राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है बेटा, संपत्ति का अधिकार, ये पहले होता था 19(1)(f) एक, और दूसरा एक आर्टिकल था 31। इन दो आर्टिकल्स में ये होता था, मौलिक अधिकार होता था। लेकिन कौन सा संशोधन हुआ, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सीए लिखने का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। देखो 4 और 4 कितने होते हैं, 8। तो 1978 सीधा पूछा जाता है कई बार कि 44 अमेंडमेंट कब हुआ, तो 44 अमेंडमेंट कब हुआ, 1978 में हुआ। तो 4 और 4 8, जैसे 4 और 2 6 था, 42 बाद 76 में हुआ था, तो ये 1978 में हुआ। और इससे क्या किया गया, इन दो आर्टिकल्स से राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे कहां शिफ्ट कर दिया गया, आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो पहले कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 थे। अब कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 हैं। कौन सा हटा दिया? राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और हमने फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए? तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि 6 कौन से हैं और किन के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो इन पे, क्योंकि अभी 22 पढ़ने हैं, अगर हमने इसमें डिटेल दी तो बाकी चीजें फिर आपकी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। नेक्स्ट हम पार्ट 4 पे करते हैं। तो 4 को हमने कैसे कनेक्ट कराया था? डीपीएसपी 4 ही अल्फाबेट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कहां से कहां तक? 36 से 51 तक आते हैं ये। और अगर हम कैटेगरी की बात करें तो इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। देखो, फंडामेंटल राइट्स 6 हैं, लेकिन इनकी 3 कैटेगरी है, मतलब इन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे गांधीयन, गांधीवादी, सोशलिस्ट, समाजवादी, और एक लिबरल, उदारवादी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से हो गए? गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल, यानी गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। ये सब क्या क्या होते हैं, इन पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये किससे, कौन से आर्टिकल से कहां तक है? 36 से 51 तक आपका डीपीएसपी है। और जल्दी से बता दो, डीपीएसपी हमने कहां से लिया था? आयरलैंड से। तो डीपीएसपी को हमने किस संविधान से लिया? देखिए, आपकी टेस्टिंग होती रहेगी, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से कि क्या पूछ रहे हैं। तो डीपीएसपी हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। जबकि फंडामेंटल राइट को हमने कहां से लिया था? यूएसए से लिया था। फिर इसके बाद, और हमने कनेक्ट कैसे करा था? एक देश था, देश में नागरिक थे, नागरिकों के अधिकार थे। 3 में अधिकार हैं, तो राज्य की कुछ ड्यूटीज थी जो डीपीएसपी थी। अब अगर राज्य की कुछ ड्यूटीज हैं तो हमारी भी राज्य के प्रति कुछ ड्यूटीज हैं, और वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A। तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों की बात की जाती है, और इसका जो आर्टिकल है वो है 51A। कोई ब्रैकेट नहीं, 51 कैपिटल ए आपको लिखना है, ना स्मॉल ए, ना ब्रैकेट में, ना ब्रैकेट में का। अगर हिंदी है आपका तो आप 51 का लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में कबूतर को भागने से नहीं रोकना, जाने देना कबूतर को। ठीक है, तो 51 का या 51A। अब मौलिक कर्तव्यों को हमने बेटा कहां से जोड़ा? तो हमने यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित होकर इन्हें शामिल किया था। और कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस संशोधन से आई? एक 42nd अमेंडमेंट 1976। तो याद करो, 4 और 2 6। तो पहली चीज, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो आपसे कई बार बत्ती देने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 0। बोले वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। और बोले 42वें संशोधन से कितने जोड़े गए? तो इससे 42वें से कितनी? तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 से। और जैसे हमने कहा था ना, 4 और 4 8, यहाँ 4 और 2 6। 42 और 44 अमेंडमेंट बहुत बहुत, जितना बहुत बोलूं उतना कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे तो भारत के संविधान में 42nd अमेंडमेंट से इतनी ज्यादा चीजें जोड़ी गई कि इतना सारा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। तो 42nd अमेंडमेंट को हम क्या कहते हैं? लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है आर्टिकल 42 अमेंडमेंट को। और 42 अमेंडमेंट 1976 में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे? बोलो, सही तो है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी इस समय प्रधानमंत्री थी। अब देखो, एक तो इससे 10 फंडामेंटल राइट जोड़ दिए। अच्छा, कल हमने एक और चीज बताई थी, किस समिति की सिफारिश पर आए थे फंडामेंटल ड्यूटीज? ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति या सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, उनकी रिकमेंडेशन पर आए थे।
ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये भी। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे पूछ लें कि सरदार स्वर्ण सिंह ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी थी, तो इन्होंने 8 की दी थी। बहुत आराम से गलत होगा अगर ध्यान नहीं दोगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कितने जोड़े गए, हमने कहा सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने मौलिक कर्तव्यों की रिकमेंडेशन की, तो इन्होंने 8 की थी, लेकिन हमने जोड़े कितने, 42 से 10। और इसके बाद हमने एक और अमेंडमेंट कौन सा किया इसी के लिए, कब का है, ठीक है, तो 86 अमेंडमेंट 2002 जो था, इस 86 अमेंडमेंट के माध्यम से क्या किया गया बेटा कि एक और ड्यूटी जोड़ी गई, तो 11th जो नंबर की ड्यूटी थी, तो इस तरीके से टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितनी हो गई हैं। ठीक, तो देखो दो संशोधन हुए, एक संशोधन 42nd था जिससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी गई, एक 86 अमेंडमेंट किया गया जिससे 11th नंबर की ड्यूटी जोड़ दी गई। तो इस तरीके से टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आज वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। मैं एक बार में सब कुछ कंपाइल कर देता हूं। देखिए, मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 ए में है, पार्ट 4 ए में है, ठीक है। मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर आई, उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन हमने 42nd अमेंडमेंट से 10 और 86 अमेंडमेंट से 1, तो इस तरीके से टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 है। इसके अलावा नॉर्मली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, सब कुछ इतने से ही बन जाता है। तो हमने इसको तो लगभग पूरा खत्म कर दिया। अब हम आ जाते हैं पार्ट 5 पर। तो हमने आपको बताया कि जो पार्ट 5 है, थोड़ा सा हटा देते हैं तो वो सही हो जाएगा आपका, क्योंकि वो उसी में मिक्स हो रहा है सब कुछ। पार्ट 5 तो कैसे याद कराया था, 5 यूनियन, ठीक है, 6 स्टेट्स। ठीक, अब पार्ट 5 के अगर हम बात करें तो 5 में 5 चैप्टर हैं, 6 में 6 चैप्टर हैं। कभी एक आध बार मतलब होता है ना, इंटरव्यू में पूछ लिया, अच्छा बताओ पार्ट 5 में कितने अध्याय या चैप्टर हैं, तो 5 में 5, 6 में 6, ऐसा समझ लो 5 का 5, 6 का 6, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्ट 5 में 5 चैप्टर और पार्ट 6 में 6 चैप्टर है। पार्ट 5 जो है हमारा, ये बेटा अगर हम बात करें तो ये आपका कहां से, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है, जबकि पार्ट 6 जो है 152 से 237 तक है। ठीक, अब कैसे याद रखोगे 52 से 157 151, तो 52 में से एक माइनस करो, भाई राष्ट्रपति एक ही होते हैं, तो 52 में से हमने एक माइनस किया तो कितना बचा 51, और जो माइनस किया था उसे आगे लगा दो, तो हो गया 52 से 151, और वैसे भी संघ एक ही है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद वाले आर्टिकल होंगे 152 से, और 152 से कहां तक, 237 तक, 237 तक आपके राज्यों की बात की जाती है। कभी कभार ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अब समझो, अगर कभी भी यूनियन की बात आएगी तो हम ये डिसाइड तो कर सकते हैं कि यार इन आर्टिकल के बीच में होना चाहिए ये 52 से 151 के बीच में, और राज्यों की बात होगी तो 152 से 237 के बीच में होगी राज्य से संबंधित बातें। अब चैप्टर पे आ जाते हैं। तो 5 के अंतर्गत 5 चैप्टर थे। पहला चैप्टर है एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका। क्या है ये नीचे लिखा हुआ है हिंदी में। तो 52 से 78 तक कौन सा हो गया, कार्यपालिका। और ज्यादा भूल जाओ तो आपको पता है कि कार्यपालिका मतलब कौन, हेड, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। एक तो 52 से लेके 78 तक हो गया एग्जीक्यूटिव। फिर अब याद करो पहली क्लास, हमने आपको बताया था संसद किस आर्टिकल में थी, 79। तो दूसरा जो चैप्टर है वो पार्लियामेंट है,
तो 79 से 122 तक कौन सा हो गया, पार्लियामेंट की बात हो गई, आर्टिकल 79 से 122 तक की। फिर उसके बाद अब अगर संसद नहीं हो, संसद का कोई सेशन नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर देते हैं। संसद के किसी एक सत्र या दोनों सदनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करते हैं। तो ये क्या है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसी को लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बोलते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। समझ में आ रही बात? देखो ऐसे समझो, लॉ बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का। कानून कहाँ बनते हैं, मेनली संसद में। राज्य में कानून कहाँ बनते हैं, राज्य के विधानमंडल में, स्टेट लेजिस्लेचर में। तो अगर संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है या दोनों में से कोई एक सत्र नहीं चल रहा है, देखो अगर दोनों सेशन नहीं होंगे तो कानून बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। और अगर कोई एक सेशन भी नहीं चल रहा है, मान लो लोकसभा का सत्र चल रहा है लेकिन राज्यसभा का नहीं चल रहा है, तो आप इतना तो आपको पता है कि अगर किसी भी बिल को एक्ट में कन्वर्ट करना है, उस पर कानून बनाना है किसी भी चीज पर, तो आपको दोनों सदनों में उसे पास कराना जरूरी है, और फिर प्रेसिडेंट के साइन और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन, ये पूरी प्रक्रिया है विधि निर्माण की। अब इसमें मान लो कि लोकसभा का सेशन चल रहा है, राज्यसभा का नहीं चल रहा, तो क्या कोई बिल पास कर पाएंगे आप? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप राज्यसभा को बाईपास करके सीधा राष्ट्रपति बोले हाँ ठीक है, नहीं है राज्यसभा की कोई बात नहीं, अपन पारित कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो किस कंडीशन में ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी होता है, तो ये जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, इसी को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेंस, हिंदी में अध्यादेश। ठीक, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आप तो ऐसे याद रख लो कि राष्ट्रपति 1 2 3 खेलते हैं अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो भैया जब राष्ट्रपति जी 1 2 3 खेल रहे हैं तो हमारे राज्यपाल जी भी क्या बोलते हैं, हम भी खेलेंगे, बस अंतर सिर्फ इतना है, ये 1 2 3 खेलते हैं, ये 2 1 3 खेलते हैं। आपको याद, देखो 1 2 3 सबको याद होती है, तो 1 2 3 राष्ट्रपति कब खेलते हैं, जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, नहीं तो बिजी रहते हैं सत्र चलता है तो संसद का एक सदन या दोनों सदन नहीं चल रहे हैं तो राष्ट्रपति जी क्या खेलेंगे, चलो 1 2 3 खेलते हैं, प्रधानमंत्री को बुला लेते होंगे, आओ चलो खेलेंगे। तो ये जो 1 2 3 खेल रहे हैं ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट है, इसको अगर हम 1 2 को कन्वर्ट कर दें तो 2 1 3 किसका हो जाएगा। आपकी लास्ट ईयर का क्वेश्चन था ये कि राज्यपाल का अध्यादेश किस आर्टिकल में है, तो ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर मेंशन इन आर्टिकल 2 1 3। याद आपको यहीं से रहेगा, इसलिए कनेक्ट यहीं से करो। तो इनने क्या किया, अध्यादेश जारी कर दिया। अब होता क्या है कि अगर कभी कभी अध्यादेश जो है वो गलत चीज पे लागू कर दिया इन्होंने, क्योंकि ऑर्डिनेंस की पावर कैसी है, लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी शक्ति, मतलब इसे वही कानूनी शक्तियां प्राप्त हैं जो संसद में बनाए गए कानून को है। तो ऐसी स्थिति में कौन आ जाएगा भैया, सुप्रीम कोर्ट। बोले रुको हम आपकी 1 2 3 खिलवाते हैं, तो ये बोलते हैं हाँ 1 2 3 खेल रहे हो, हम 1 2 4 खेलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, 1 2 4 से 147 तक, 124 से 147 तक आपका सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, तो अगर यहाँ राष्ट्रपति 1 2 3 खेल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट 1 2 4 खेल रहा है, अगर यहाँ गवर्नर 2 1 3 खेल रहे थे तो हाईकोर्ट वाले क्या बोलेंगे, चलो हम भी खेलते हैं, तो हम 2 1 4 खेलते हैं। तो 2 1 4 से लेके 2 31 तक क्या है आपका, राज्य के उच्च न्यायालय। ठीक, तो अब ज्यादातर चीजें जो हाई कोर्ट से संबंधित होंगी अब आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि राज्य का हाई कोर्ट कहाँ है, तो 2 1 4 से 2 31 तक है। अब मान लो आर्टिकल दिए 220, ठीक है, अब ऐसे में अगर इनके बीच का कोई आर्टिकल नहीं है तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई नहीं ये हाई कोर्ट से संबंधित बात नहीं होगी। तो पढ़ना इसलिए जरूरी है इनके अंदर जा जाके, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं, और छोड़ देते हैं तो आर्टिकल याद होने से रहे क्योंकि आपने छोड़ ही दिया। इसके बाद आखिरी आता है आपका चैप्टर 5, और क्लोजिंग चैप्टर तो हमेशा CAG ही है। बोले ठीक है आपने अपनी चला ली, आपने अपनी चला ली, अब हमारी बारी है। तो पार्ट 5 में है CAG,
तो सीएजी जो है वो 148 से 151, एक तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट इनके, तो आर्टिकल 148 से 151 तक सीएजी की बात होती है। अब देखो याद कैसे रखोगे पांचों भाग को, तो पहले है कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, फिर दूसरे नंबर पर है संसद, तीसरे नंबर पे अगर संसद का सत्र नहीं हो तो अध्यादेश ऑर्डिनेंस, और चौथे नंबर पे जब ये 1 2 3 करेंगे तो कौन, सुप्रीम कोर्ट 1 2 4 करने आ जाएंगे, और जब इनकी भी सबकी हो जाएगी तो सीएजी बोलेंगे अब हम रिपोर्ट दे देते हैं, तुम्हें जो दिखाए सो कर लेना। तो 148 से 151 तक सीएजी। राज्य में थोड़ा सा चेंज है बस, ये पहला जो चैप्टर है राज्य का वो है बेटा जर्नल या साधारण। कैसा है ये, साधारण है 152, तो उसको आप अपन एक तरफ कर दें कि भाई 152 साधारण है। अब यहां से कनेक्ट करो इसे, तो यहां कार्यपालिका थी, राष्ट्रपति थी, तो यहां भी कार्यपालिका है यानी राज्यपाल होंगे। तो 153 से 167 तक किसकी बात करते हैं, राज्य की कार्यपालिका या स्टेट एग्जीक्यूटिव की। और फिर इसके बाद क्या था, कार्यपालिका के बाद संसद आई थी यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल। तो 168 से 212 तक क्या, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल। फिर वही, अगर आप कुछ नहीं सब भूल जाओ तो अब तो याद रखना 213 के पहले तक। और फिर जब इनका सेशन नहीं चल रहा होगा तो गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे 213 में, और जब ये 213 खेलेंगे तो हाईकोर्ट के जज बोलेंगे आओ हम भी खेलते हैं, तो ये 214 खेलेंगे। तो 214 से 231 तक राज्य का हाई कोर्ट है। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर होता है, चैप्टर 6, वो होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। बस यहां ध्यान रखना कि 231 तक हाई कोर्ट है, 232 रिपील हो चुका है आर्टिकल। 233 से 237 तक के जो आर्टिकल हैं वो है अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट। ऑडियो बंद कर लो, किसका ऑन है ये, क्या है, 237 से लेके, सॉरी 233 से लेके 237 तक कौन से न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे के कोर्ट, ये सब आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट में आते हैं। चलो पार्ट 5 कहां से, आवाज फिर से बंद हो गई है, आ रही है, अब बताओ क्या करें, एक को आ रही है एक को नहीं आ रही है एक बार और बता दो, अभी क्लियर है, जिसने बोला वॉइस, सबको आ रही है। चलिए, तो पार्ट 5 जो है उसके अंतर्गत 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका है, दूसरा चैप्टर पार्लियामेंट या संसद है, तीसरा चैप्टर ऑर्डिनेंस अध्यादेश है राष्ट्रपति का, चौथा चैप्टर सुप्रीम कोर्ट, और पांचवा चैप्टर सीएजी है। सेम चीज राज्य में है, बस पहला साधारण कर दो, साधारण के बाद दूसरा राज्य की कार्यपालिका, तीसरा स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल, चौथा अध्यादेश, पांचवा हाई कोर्ट, और छठवा सबऑर्डिनेट। देखो यहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे नहीं क्योंकि केंद्र में तो होते नहीं है अधीनस्थ न्यायालय, राज्य में ही होते। और सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो आर्टिकल है वो कितना है, 233 से 237 तक। ये डायरेक्ट बहुत पूछा गया है, एक सीएजी बहुत पूछा जाता है, ये प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस बहुत पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट पूछा जाता है, हाई कोर्ट पूछा जाता है। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहाँ क्या है। अब पिछली क्लास को थोड़ा याद करने की कोशिश करिए, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस आर्टिकल में थी, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर आपको किसमें, मैंने आपको बोला था 52 में प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति पूछ रहे हैं हम। अब राष्ट्रपति जब यहाँ सामने दिख रहा है 152 से 151 तक ही होंगे तो 154 कहाँ से हो जाएगी। आप गवर्नर क्यों सुन रहे हैं, फिर से सुनिए अच्छे से। देखिए मैंने आपको 3 चीजें बताई थी अगर आपको याद हो, एक प्रेसिडेंट और एक गवर्नर। तो मैंने कहा था 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर, और 54 में इलेक्शन या निर्वाचन, यही बताया था। देखो राष्ट्रपति का पद है 52 में, पद हुआ तो कुछ तो करेंगे, तो कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर 53, और चौंगा निर्वाचन, ऐसे याद रख लो 54 इलेक्शन।
सेम चीज हमने क्या बोली थी, 153 गवर्नर का पद, 154 आपने क्या बताई, ये बताई हमें, गलत नहीं है लेकिन हमने पूछी नहीं है, वो आप जो बता रहे हैं। 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, और गवर्नर की आपको पता है इलेक्शन तो होता नहीं है, तो 155 में क्या था, अपॉइंटमेंट या नियुक्ति, याद है। तो ये आर्टिकल एक दूसरे बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के पैरेलल में राज्यपाल, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, और 54 में क्या, चौंगन निर्वाचन, तो यहाँ नियुक्ति, और नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल की, प्रेसिडेंट करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है। तो ये हो गए आपके क्या, पार्ट 5 और पार्ट 6। आर्टिकल देख लेते हैं इनके, 52 से 78 तक कौन सा, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, 79 से 122 तक पार्लियामेंट, 123 अध्यादेश, 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट, और 148 से 151 सीएजी। यहां आ जाते हैं 152 जर्नल साधारण, 153 से 167 तक कौन, राज्यपाल, ठीक है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। 168 से लेके 212 तक कौन है, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। 213 ऑर्डिनेंस अध्यादेश, 214 से 231 हाई कोर्ट, और 233 से 237 तक सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। देखो आपको एक चीज याद रखनी है, अभी तो बहुत आसान है क्योंकि सामने है चीजें, डिमार्केशन लाइन है 123 और 213। अगर इस डिमार्केशन लाइन को आप नहीं भूले ना तो आप कुछ नहीं भूलेंगे। और अगर ये डिमार्केशन, क्योंकि याद सिर्फ यही रहेगी आपको कि राष्ट्रपति जी 123 खेल रहे थे, तो राष्ट्रपति जी के 123 खेलने से पहले संसद थी, और संसद से पहले राष्ट्रपति या कार्यपालिका थी। यहां पर बस एक साधारण आ जाता है एक्स्ट्रा, बाकी चीजें तो वही है कि यहाँ ये ऑर्डिनेंस, उससे पहले राज्य विधानमंडल, उससे पहले कार्यपालिका। और 123 खेलने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जज आ जाएंगे, बोले हम भी खेलेंगे 124, तो उससे आप कनेक्ट करोगे तो याद रहेगा। एक आप भूलोगे कि ये 78 है कि 79 है, तो देखो कार्यपालिका जो है वो 78 तक है, क्योंकि उसके बाद तो क्या जाती है, पार्लियामेंट 79 में। और ज्यादा मैं आपको बोलूं तो ये जो 78 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही यहाँ ये 167 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 78 में राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से जानकारी मांगते हैं, या प्रधानमंत्री, ठीक है, अपनी से क्या नाम, विधानमंडल सॉरी कैबिनेट से संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित जानकारी जो होती है वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो कैसे हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये सत्ता पक्ष के हैं कि नहीं है भाई। राष्ट्रपति कौन बनेगा, जिसे सत्ता पक्ष का समर्थन हो, नहीं तो फिर बन ही नहीं सकते प्रेसिडेंट। तो 78 में क्या है, ऐसे बोलते हैं धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो राष्ट्रपति के कान में बोलते हैं राज्य कौन, प्रधानमंत्री, कि भैया प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को सलाह, या राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री से जानकारी, क्यों, क्योंकि संसद सुन ना ले। तो 79 में कौन आ गई, संसद, और संसद में होते हैं विपक्षी दल, तो इसलिए धीरे से बोलना है। तो यहां तक क्या होगा, राष्ट्रपति जानकारी मांगते हैं या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देते हैं। यहां क्या होगा 167 में, तो यहां गवर्नर को कौन जानकारी देगा, सीएम, वहां पीएम दे रहे हैं राष्ट्रपति को, तो यहां सीएम देंगे। ये पूछा जाता है बहुत बार कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जानकारी किस आर्टिकल में मांगते हैं, 78 में, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को कुछ जानकारी देते हैं 78 में। तो यहां 167 में गवर्नर को कौन इंफॉर्मेशन देगा, चीफ मिनिस्टर स्टेट का। हो गया क्लियर। तो 123 और 213 को डिमार्केशन लाइन बनाना, अगर ये बनाई तो सही हो जाएगा। इसमें तो 2 ऊपर और 2 नीचे, तभी तो 123 खेलेंगे। ठीक, अगर ये आपने किया तो आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो ये हो गया पार्ट 5 और पार्ट 6। लाइव में किसी का कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो पूछ लो, नहीं है तो मैं पूछ लेता हूँ।
इसके बाद हम आ गए पार्ट 7 पे। तो मैंने आपको बताया था 7 जो है वो रिपील हो गया, तो रिपील से याद रखना निरसित हो गया, और 7th जो है वो 7th अमेंडमेंट 1956 से रिपील हुआ था, जिससे राज्यों की कैटेगरी पार्ट ए बी सी डी को समाप्त कर दिया गया था। इसी 7th अमेंडमेंट से और कुछ चीजें हुई, जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गवर्नर हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये सारे प्रोविजन 7th अमेंडमेंट से किए गए थे। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से क्या क्या चेंज? एक तो पार्ट ए बी सी डी समाप्त कर दिए गए। दूसरा क्या होता है, वन गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट, तो एक राज्यपाल जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है, और वन हाई कोर्ट फॉर द 2 और मोर स्टेट, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का भी प्रावधान हो सकता है। पार्ट एबीसीडी का मतलब ये है कि अलग अलग राज्यों को कैटेगरी में बनाया गया था। शुरू में अगर हम देखते हैं तो 1956 के पहले तक राज्यों को कैटेगरी दी जाती थी, जैसे भोपाल रियासत पार्ट सी का भाग था, ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र अलग आते थे, देसी रियासतों को अलग रखा जाता था, पार्ट ए के राज्य अलग हुआ करते थे। तो ऐसे पार्ट ए बी सी डी राज्यों को 4 कैटेगरी में रखा जाता था। तो इनको समाप्त करके क्या किया गया, एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, तो यही बचे थे आपके। आज की डेट में क्या है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो इनको किया गया था। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा यहां तक। तो ये हो गया पार्ट 7, यानी कि कौन सा आर्टिकल समाप्त होगा, 237 तक हम पहुंच चुके थे, 238 यहां चला गया। अब इसके बाद हम पार्ट 8 में आए, तो हमने आपको बताया था कि यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित प्रदेश या संघ शासित राज्यों की बात करते हैं। तो संघ राज्यों की बात करें तो 239 से 242 तक यूनियन टेरिटरी है, 239 से 242 तक कौन सी है, यूनियन टेरिटरी है। अब यहां थोड़ा समझ लो कि जो 239 से 243 है, इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 239 ए। क्या है, 239 ए, मतलब ये आगे बढ़ गया, और ब्रैकेट में नहीं लिखना ए। अगर हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 239 का। और हम जानते हैं केजरीवाल जी को, मफलर वाले काका, केजरीवाल जी की खांसी बहुत फेमस है। तो केजरीवाल अब तो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन केजरीवाल तो है ना, दिल्ली उन्हीं के नाम पे चलती है अभी। तो केजरीवाल काका जो है ना, याद करने के लिए, तो 239 काका में क्या है आपका, नेशनल कैपिटल रीजन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात की जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, या दिल्ली एनसीआर किस आर्टिकल में है, या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी किस में है, तो आर्टिकल 239 ए के अंतर्गत दिल्ली को शामिल किया गया है। तो का ठीक है। फिलहाल केजरीवाल काका नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री, बट काका तो केजरीवाल ही है, ठीक है। राहुल गांधी से संबंध तोड़ दिए उन्होंने फिलहाल, देखा आप लोगों ने, खूब गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को ये लोग अभी। पार्ट 8 में क्या हो गया आपका, यूनियन टेरिटरीज, यानी 239 से लेकर 242 तक, तो जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी बात कहाँ की जाएगी, आर्टिकल 239 से 242 तक में बात की जाएगी, जिसमें आपको 239 ए आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात करता है। अब 9 तो आपको याद ही हो गया था, पार्ट 9 पंचायत है, 243 से 243 ओ तक की बात करते हैं, बस सरल सी बातें हैं। 243 में फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, एल, एम, एन, ओ में जाके खत्म हो जाता है। इनमें कुछ आर्टिकल मैं अभी बताना चाहूंगा जो एग्जाम में आते हैं। तो 243 ए ग्राम सभा, ए में क्या है, 243 ए में है ए ग्राम सभा, ए ग्राम सभा है, ऐसे याद रख लेना। 243 डी रिजर्वेशन या आरक्षण, क्या है, 243 ऐसे याद रखो, रिजर्व्ड, डी रिजर्व्ड
तो 243D में क्या है? आरक्षण। पंचायतों में आरक्षण कहाँ होगा? 243D के अकॉर्डिंग। एक आता है 243I। तो आई मतलब पैसा आई। कौन आई? और कुछ नहीं तो आई से इनकम। और राज्यों की इनकम किससे है? पंचायतों की इनकम। तो उसके लिए चाहिए स्टेट फाइनेंस कमीशन, क्योंकि वही कहेंगे कि भैया पैसे दो राज्य सरकार से राज्य की पंचायतों को। तो 243I में स्टेट फाइनेंस कमीशन या राज्य वित्त आयोग है। और एक होता है 243K, इलेक्शन। तो के इलेक्शन, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग 243K में है। तो हमने कितने आर्टिकल्स आपको बताए? सिर्फ 243A ग्राम सभा, डी आरक्षण रिजर्वेशन, अच्छा गायब हो गया। 243I इनकम यानी वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य और लिखना नहीं तो मर जाएगा ये क्वेश्चन। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। और 243K स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक यही चारों आर्टिकल्स नगर पालिकाओं के भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। क्या क्या? 243A ग्राम सभा, क्या हो सकती है ग्राम सभा नगर पालिकाओं में? नगर में ग्राम सभा होगी क्या? तो बोले सर 4 नहीं 3 ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो ए ग्राम सभा नहीं होती वहां। भाई नगर में नगर सभा होगी, जो कि होती नहीं है, वो तो राजाओं के समय में होती थी। तो ग्राम सभा गांव में होती है, शहरों में हो सकती है क्या? और म्यूनिसिपैलिटीज कहाँ होती हैं? ये तो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, शहरी स्थानीय स्वशासन है, तो यहाँ ये नहीं होगा। कहाँ? ठीक है। तो यहाँ क्या है? तो बेटा देखो, पहले तो पार्ट की बात करें तो पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाएं हैं। 9A में क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाएं। 243P से ZG तक है। और इनमें अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है? 243T, 243Y, 243ZA, और एक होता है 243D, सॉरी ZD, डी नहीं ZD। पहले आप ये याद करो, मैं थोड़ा सा 1 मिनट स्लाइड ले लेता हूं, मैं थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो समझो, पंचायत के लिए हमने क्या क्या बात की और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए क्या बात की। तो पंचायत में हमने एक तो बताया 243A ग्राम सभा, यहां तो होगी नहीं, नगर सभा हो सकती है जिसका प्रावधान है नहीं। फिर 243D यानी रिजर्वेशन आरक्षण, तो नगर पालिकाओं में बेटा ये 243T में होता है। तो D में पंचायत में आरक्षण और T में नगर पालिकाओं में आरक्षण हो गया। 243I पैसा आई, इनकम, फाइनेंस कमीशन। कौन सा कमीशन? स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। और इसी के पैरेलल नगर पालिका के लिए होती है 243 भाई। तो याद करो भाई, जो आई है वही वाई है। अरे कोई और आएगा, कोई और जाएगा क्या? जो आई है वही वाई है, यानी ये दोनों ही क्या है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो जो आई वही वाई, ऐसा नहीं कोई आई और कोई जाई, ऐसा कुछ होता है क्या? जादू तो होता नहीं है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन नगर पालिकाओं के लिए इसका प्रोविजन 243 बाई में, एक्चुअली बाई में वही स्टेट फाइनेंस कमीशन है जो 243 आई में है, क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन तो एक ही है राज्य के लिए। और एक हमने क्या बताया 243 के, क्या था? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। तो यहां इसके लिए ये है 243 ZA, और ये भी वही है। तो जो स्टेट पंचायत के लिए 243K में है, नगर पालिकाओं के लिए ZA में है। कौन? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग।
और एक और आर्टिकल आपको याद रखना है 243 ZD। ठीक है, क्या ZD, जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। देखो कैसे याद रखोगे, ZD, जेड से जिला या डी से डिस्ट्रिक्ट, जैसे याद रख लो। तो जिला योजना समिति या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। देखो यूपीएससी ने कितना सरल क्वेश्चन पूछा था और मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। जिला योजना समिति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद संविधान के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 243 ZD में किया गया है। सही है स्टेटमेंट? सिरे से गलत है, क्योंकि पंचायत के लिए 73 तो नगर पालिकाओं के लिए 74 था। तो भैया ये किस में आया? नगर पालिका वाले में। देखो पंचायतों के लिए योजना बनाएगी जिला योजना समिति, लेकिन जिला योजना समिति कहाँ है? अर्बन लोग, अरे जिला में है ना, तो जिला क्या है? शहर है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो 73 नहीं 74 अमेंडमेंट से। और दूसरी बात, ये तो ZD में है ना, ये तो कहाँ खत्म हो गया पंचायत? 243 से 243O तक, और ये 243P से ZG तक। तो भैया ZD किस में आएगा? जिला योजना समिति आएगी नगर पालिकाओं वाले। ऐसे ही ZD आता है तो ये होता है जिला की जगह महानगर योजना समिति, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। एग्जाम में कोई मतलब 99.99% क्वेश्चन बस सिर्फ यहीं से आए हैं। पढ़ेंगे हम आगे चल के, जब पंचायत और नगर पालिका डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम A से O तक सब याद करा देंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, और P से ZG तक, क्योंकि पैरेलल चलते हैं। अभी तो याद रखो, D, A में ग्राम सभा, D में रिजर्वेशन, T में रिजर्वेशन, I में इनकम, तो I जो है वही Y है, और जो K है वो ZA है, और ZD में जिला योजना समिति या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है। आई होप क्लियर यहां तक? हाँ भाई लाइव वालों, हाँ बोल दो। हाँ जी सर, चलो तो हम पहुंच गए 9A तक, कंप्लीट कर दिया हमने। स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना था किसी को? फिर से दिखा दें, लो देख लो। तो ये जो आपका था, ये 9 और 9A के बीच की बात है। ये कौन सा ना क्या है पार्ट, भाग कौन सा है? 9 है पंचायत वाला, और ये पार्ट 9A है नगर पालिका वाला। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो आ जाओ वापस से। तो 9 के बाद 9A आए तो हमने कॉपरेट करा दिया था 9B में। 9A के बाद 9B, तो 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज या सहकारी समितियों की बात करते हैं, 243 ZS से ZT। और अब जल्दी से बता दो किस संशोधन से आई थे ये? 97 अमेंडमेंट 2011। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था ये। अभी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर क्रम पूछा था कि भैया 97 99 ऐसे अमेंडमेंट दे दिए, और फिर पूछा सहकारी समिति पंचायत और इनका क्रम से जमाओ। तो देखो पहले पंचायत का एक्ट आया, फिर नगर पालिकाओं का आया 74। ठीक है, लेकिन दोनों 1992 के हैं। लेकिन फिर इसके बाद 97 आया सहकारी समितियों के लिए 2011 का। अब इन दोनों के बीच में एक डाल देते हैं कोई तीसरी चीज, तो अगर आपको ईयर नहीं पता होगा तो आपका क्रोनोलॉजी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, 10 में आ जाए। तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं बेटा, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की बात की जाती है। याद करने के लिए हमने कहा था ट्राइबल एरिया, पार्ट 10 आर्टिकल 244। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सीधा पूछा जाता है कि शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र किस आर्टिकल में है, ट्राइबल एरिया किस आर्टिकल में है, तो 244 में। और याद करो 243 हमने पंचायत कराई ली, तो उसके बाद क्या बनता है 244। तो 244 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है। ठीक है, उससे पहले 239 से 242 तक क्या थे? यूनियन टेरिटरी थे। ठीक,
11। तो रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, तो केंद्र राज्य संबंधों की बात की जाती है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात की जाती है 245 से 263 तक। 245 से 263 तक। यहां बेटा क्या है, तो एक तो है लेजिस्लेटिव रिलेशन यानी विधायी संबंध, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन यानी कि प्रशासनिक संबंध। तो संबंध दो हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, एक प्रशासनिक एक विधायी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और लेजिस्लेटिव, तो पहले विधान बनाएंगे तो विधायी संबंध लेजिस्लेटिव, फिर विधान बनेगा तो फिर प्रशासन चलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कहाँ है, आपके पार्ट 9 में है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में। ठीक है, तो ये हो गया 9, अरे सॉरी 9 नहीं 11, सॉरी 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 सॉरी। 11 के बाद 12, संबंध कैसे अच्छे बन रहे थे, तो पैसे से। तो पार्ट 12 जो है वो आपका है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। तो ये आर्टिकल 264 से 300A के बीच में है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। 263 तक हम पहुंच गए थे। अच्छा, आपको 263 एक आर्टिकल है जो एग्जाम में बहुत आता है, वो है इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद। 263, हाँ 236 नहीं, ऑप्शन यही मिलता है। टू, क्या बोल रहे हैं, 263। ठीक है, क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, ये आखिरी वाला इंटर स्टेट काउंसिल। राज्यों के बीच अगर विवाद होता है तो उनको सुलझाने का काम इंटर स्टेट काउंसिल के द्वारा किया जाता है। और इंटर स्टेट काउंसिल कैसी बॉडी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, संविधान में है तो संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यहां तक हो गया। पार्ट 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद हैं, तो 264 से 300A तक है। अब अभी बताओ, हमने 300A में बताया था आपको कुछ, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार आ गया था। और कल हमने आपसे कहा था कि इस पार्ट में हमें बस एक ही चीज याद रखनी है, क्या था, वित्त है ना, तो वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सडनली किसी से पूछ लो वित्त आयोग किस पार्ट में है, तो एकदम से याद नहीं आता है कि पार्ट 12 में है। 12 में, 12 में कि 13 में होगा, बताओ। 12 में, क्योंकि 264 से 300A है ना, 280 है तो इसी के बीच में। तो भाग 12 के अंतर्गत वित्त आयोग आता है, फाइनेंस कमीशन डायरेक्ट आता है, खूब आता है। और वित्त आयोग का सबसे इंपॉर्टेंट काम है केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो केंद्र के द्वारा जैसे संचित निधि में पैसा जा रहा था, तो अब कितना राज्यों को मिलेगा, कितना केंद्र के पास रहेगा, ये डिसाइड कौन करता है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन या रिपोर्ट ही करती है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया पार्ट 12, 264 से 300A के बीच में। अब आपको पता है बीच में कौन घुस गया, जीएसटी, नया टैक्स आया, और जीएसटी आया तो जीएसटीसी बना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। तो अब आप सोचो कि जो 280 है वित्त आयोग है, ये निर्धारित कैसे करेगा कि भाई कितना जीएसटी वसूलें। तो इसके लिए इससे पहले क्या बना दी गई, अब जीएसटीसी, और इसके लिए आर्टिकल लाया गया 279A। तो जी हो गया उससे जस्ट पहले। तो कुछ चीजें इंटरकनेक्ट हैं, बस हम समझ पाए चीजों को कि क्या होगा। क्योंकि अगर रिकमेंडेशन नहीं करेंगे कि भैया कितना टैक्स लिया जाए जीएसटी का, तो फिर अच्छा वित्त आयोग को सब कुछ दे दिया तब तो बड़ी दिक्कत है, और केंद्र की संस्था है वित्त आयोग। तो जीएसटीसी में राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के जो मंत्री हैं, उनको भी शामिल किया गया है। और राज्यों के बहुमत के आधार पर ही जीएसटीसी के निर्णय होते हैं।
क्योंकि नहीं तो केंद्र सरकार अपने अकॉर्डिंग सारे टैक्स लगा लेगी, सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग कर लेगी, तो दिक्कत होगी राज्यों को, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो जीएसटीसी कहाँ है? 279A में जीएसटीसी है। इसी बात पे आप बता दो कि जीएसटी जो संशोधन है वो संविधान का कौन सा संशोधन था? कुछ नहीं, 101 टीका करा दिया, हर जगह तो जीएसटी लगा दिया डीजल पेट्रोल छोड़ के। तो 101, 101वां संशोधन था जीएसटी का। कौन सा था? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो जीएसटी के लिए था, उसी के माध्यम से 279A इसमें जोड़ा गया। 101 रुपए का टीका टैक्स ले लो। बिल्कुल, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू हो गया। ये त्रिस्तरीय टैक्सेशन सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है। एक सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी, एक स्टेट जीएसटी यानी कि राज्य जीएसटी, और एक होता है, बताओ ये क्या होता है? इंटीग्रेटेड, समन्वित, तो आईजीएसटी। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, 3 तरीके के जीएसटी होते हैं। चलें आगे, अब बहुत हो गई इस पे बात, क्योंकि 22 सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी 12 तक पहुंच गए। 13 पे आ जाए भैया, 101 अमेंडमेंट। जीएसटी संभवतः हमने फ्रांस से लिया है, फ्रांस से लिया हुआ है, ठीक है। लिखिए नहीं, लेकिन मैं अभी इस पे बहुत श्योर नहीं हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलता जिसपे मैं 100% श्योर नहीं हूं। लिया फ्रांस से ही गया है, लेकिन मैं अभी आपको 100% एश्योरिटी के साथ नहीं बताना चाहता। मैं बता भी दूं इसका क्वेश्चन कहाँ आया था कि जीएसटी किस देश से लिया गया। आपने दिया होगा ये पेपर, टैक्स असिस्टेंट के पेपर में आया होगा। अरे पीएबी भी नहीं, हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे बस सत्य ही, ठीक है। तो टैक्स असिस्टेंट के पेपर में ये क्वेश्चन है, संभवतः फ्रांसी इसका आंसर है। लेकिन देखिए क्या होता है, एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। अगर एक क्वेश्चन से एग्जाम रुक जाए तो दिल दहला देता है वो एक क्वेश्चन। इसलिए कभी भी हम वो नहीं बोलते हैं जो बाई चांस भी हमें कुछ ऐसा कंफ्यूजन है तो सही आंसर, फिर भी मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन हम क्रॉस चेक करके बात करेंगे, ठीक है। आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा कि हमने जीएसटी कहाँ से लिया, तो हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हमने पैसा कमा लिया भाई, वित्त हो गया, तो अब हम करेंगे व्यापार वाणिज्य। तो यहाँ भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करते हैं। तो 300A तक पहुंच गए थे। तो 301 से 307 तक आपका क्या है? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात की जाती है। कोई काम का नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं आया इससे, सिर्फ इस चीज से कि पार्ट 13 में क्या है क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन पार्ट 14 इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज अंडर द यूनियन, ठीक है, एंड स्टेट्स। क्योंकि सर्विसेज तो हम केंद्र में भी देंगे, संघ में भी देंगे और राज्य में भी देंगे। तो पार्ट 14 जो है वो 308 से 323 तक है, ठीक। और जब इनमें झगड़ा होगा तो 323A में कौन आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बिल्ली आ जाएगी। तो 308 से 323 तक आपका पार्ट 14 आता है। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं आती हैं, और हम जानते हैं जैसे एक होती हैं सेंट्रल सर्विसेज, एक होती हैं स्टेट सर्विसेज, और एक होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये सब इनके अंतर्गत ही आती हैं। केंद्रीय सेवाएं जो केंद्र सरकार के अधीन होती हैं, राज्य सेवाएं जो राज्य सरकार के अधीन होती हैं, जैसे पीएससी आपकी टोटली स्टेट सर्विसेज के अंतर्गत आती है, ठीक है। और ऑल इंडिया सर्विसेज जो है इसके अंतर्गत 3 सेवाओं को शामिल किया जाता है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईआरएस नहीं है, देखिए सुनिएगा, कुछ मैं सही से लिख दूं नहीं तो वो मेरी लिखने की गलती है। वो आईएफएस, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नहीं, वो आईएफओएस होता है, फॉरेन सर्विसेज। लेकिन फॉरेन सर्विसेज नहीं, और अच्छे से ध्यान रखना,
ये जो आप बोल रहे थे ना IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये सेंट्रल सर्विस है। इवन इंडियन फॉरेन सर्विस भी सेंट्रल सर्विसेज ही है। जैसे अब जो IRS होते हैं क्या होते हैं? इनकम टैक्स कमिश्नर। जैसे माननीय केजरीवाल साहब जी थे, इनकी पत्नी, ये IRS है। ठीक है, तो ये क्या है? सेंट्रल सर्विस है। चलो अभी इन सब पे नहीं जाते हैं, अभी हम अपने एक बात पे बात करते हैं। तो यहाँ आपके जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 308 से 323 के बीच में, वो दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ अमित कौन से हैं? वेरी गुड। तो एक है 312। 312 में है बेटा ऑल इंडिया सर्विसेज। बहुत आता है एग्जाम में, अखिल भारतीय। देखो कैसे याद रखोगे, 312, 3 है, 1 और 2 को मिला के 3 हो जाते हैं। थ्री सर्विसेज है, IAS IPS IFS। तो 312 में अखिल भारतीय सेवाएं या ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। अगर किसी नई अखिल भारतीय सेवा को शुरू करना है तो ये राज्यसभा से शुरू होगा हमेशा प्रस्ताव। अगर राज्यसभा अपने 2/3 मेजोरिटी से कोई प्रपोजल पास करे और उससे लोकसभा में भी पारित हो जाए तो किसी न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को शुरू किया जा सकता है। राज्यसभा का विशेष अधिकार है, स्पेशल प्रिविलेज है। तो 312 में क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज। और 315 में है पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ जी, हमने कहां से लिया था लोक सेवा आयोग को? 1935 के एक्ट से। तो पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे यूपीएससी हो या स्टेट के पीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीएससी हो या मध्य प्रदेश पीएससी हो, ये सब आर्टिकल 315 के अंतर्गत आते हैं। तो 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सब कुछ यही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14। यहाँ है ये, वो अब जगह नहीं थी इसलिए लिखा हमने, यहाँ है 14 के बाद। अगर मान लो अब केंद्र या राज्य के जो कर्मचारी अधिकारी हैं लड़ जाएं, झगड़ जाएं, कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो कौन आएगा? ट्रिब्यूनल, अधिकरण। तो ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो 323A पार्ट 14A में है। अब याद करो 42वां संशोधन कब आया था? 1976 में। तो ये जो 323A है ना, ये भी 42nd अमेंडमेंट से ही 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल जो है ना, कैट बिल्ली भी किससे आई? 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से ही पार्ट 14A या आर्टिकल 323A जो है वो जोड़ा गया है। सीधा पूछा जाता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मेंशन इन आर्टिकल 323A। तो प्रशासनिक अधिकरण 323A में है और अदर ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो 323B में है। इतना अंदर कोई नहीं जाता, अभी हाल फिलहाल इतने पे ही बात कर ले। तो 323A में ट्रिब्यूनल्स। चलो हो गया। अब हम आ गए पार्ट 14A के बाद पार्ट 15 पे। कि झगड़ा अगर नहीं सुलझे तो क्या करते हैं? बोले निर्वाचन करा लेते हैं। तो 324 से 329 तक किसकी बात की जाती है? इलेक्शंस की बात की जाती है। तो इलेक्शन जो है वो 324 से 329 में है। और याद करो 326 आर्टिकल, जिसमें हमने आपको बताया था एडल्ट सफरेज या एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार। जब हम आपको संविधान सभा बता रहे थे तो हमने कहा था 18 साल या उससे अधिक का कोई व्यक्ति एक वोट, 1 पर्सन 1 वोट का प्रोविजन है 18 ईयर और एबव के लिए। तो 326 में है। तो 324 से लेके 329 तक क्या है आपका? इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन और उससे संबंधित बातें की गई हैं। लेकिन ये भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो इसी बात पे बता दो स्टेट इलेक्शन कमीशन कहाँ था?